हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 से सब्जेक्ट फिजिक्स से चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका है साउंड, उसको हम आज कंप्लीट वन शॉट करेंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट कवर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीके क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर साउंड को नेक्स्ट पेज से। तो चैप्टर का नाम हमारा है साउंड। तो पहले समझते हैं साउंड क्या है। तो साउंड क्या होता है। तो साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग व्हेन इट रीचेस टू द ईयर। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमको सुनने का कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, और वो ईयर के यानी कानों के माध्यम से हमको यह प्रोवाइड करता है। साउंड क्या है। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमको सुनने का कैपेसिटी होता है, यानी कि जो हमको सेंस होता है ना सुनने का, वो हमारे कानों के माध्यम से प्रोवाइड होता है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं साउंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू साउंड। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो साउंड के लिए भी क्या है, अप्लीकेबल है, यानी कि साउंड में भी वो अप्लाई हो जाता है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है उसके उसमें से क्या निकलता है, साउंड निकलता है। फॉर एग्जांपल के रूप में क्या है आपके पास, स्ट्राइकिंग अ टर्निंग फॉर्क, वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड्स, ह्यूमन वॉइस। जो आपके ह्यूमन वॉइस होता है, वो ह्यूमन बॉडी होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो क्या निकलता है, हमारा वॉइस निकलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन का मतलब समझिएगा, इट इज़ अ रेपिड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कब करता है, यानी जब वो बैक यानी पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, पीछे जाएगा, पीछे आगे होता रहेगा ना, तब हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर साउंड का मतलब समझा। साउंड क्या होता है, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि हमको सुनने देता है, और हमारे कानों के माध्यम से होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो साउंड पे भी क्या एप्लीकेबल है। साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और हमने समझ लिया एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल आपका हो जाएगा वोकल कॉर्ड्स, जो कि आपको ह्यूमन वॉइस को निकालने में हेल्प करते हैं। और वाइब्रेशन का मतलब समझा, वाइब्रेशन का मतलब रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो पीछे जाएगा आगे आएगा, पीछे जाएगा आगे आएगा, ऐसे मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है, तो उसको हम बोल देंगे साउंड। तो अब आ जाते हैं हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम। अ मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक ऐसा सब्सटेंस जिससे साउंड क्या करता है, फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं मीडियम। और मीडियम क्या हो सकता है, वो मीडियम तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपगेशन को समझते हैं। साउंड कैसे प्रोपगेट करता है। When an object vibrate, it causes the air particle around it to vibrate, then in the same way displacing them from their suitable position. जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास का जो एयर पार्टिकल होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं, और इसी से क्या होता है, जो साउंड होता है ना, वो आगे क्या होता है, ट्रांसफ़र होते रहता है और आपको सुनाई देता है। सेकंड प्रोसेस आपका है, दिस वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल exert a force on a neighboring particle causing them to also vibrate and move from their rest position. जो एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो उनके पास में और जो एयर के पार्टिकल होते हैं उनको भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करवा देते हैं। और ये क्या करते हैं, इसके कारण जो होता है वो आपका जो साउंड है वो वाइब्रेट करते हुए सारे हमारे ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाता है जिसके पास जाना होता है। This chain reaction continue throughout the medium, transferring the disturbance until the reaches out our ear. ये जो चेन का रिएक्शन है ना, मतलब कि एक एयर पार्टिकल दूसरे को बोलेगा, दूसरा तीसरे को बोलेगा, ये तब तक होता रहता है जब तक कि वो साउंड हमारे कानों तक ना पहुंच जाए। और हमने यहाँ पर क्या समझ लिया, हमने यहाँ पर समझा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। और साउंड जिसमें ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं मीडियम। वो मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। साउंड का प्रोपगेशन हमने समझा, साउंड प्रोपगेट करता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है और अपने आगे के एयर पार्टिकल को डिस्प्लेस करवाता है, और उस एयर पार्टिकल होगा वो अपने आसपास के पार्टिकल्स को भी बोलेगा और वो भी क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और ये जो चेन ऑफ रिएक्शन है तब तक होगा जब तक कि वो हमारे कानों तक ना पहुंच जाए, यानी जब तक कि वो हमारे ईयर तक ना पहुंच जाए। एक नोट आपके सामने नोट गया है, इट इज़ द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन दैट ट्रेवल थ्रू द मीडियम, नॉट द पार्टिकल देमसेल्फ।
ये क्या है, एक डिस्टरबेंस है जो कि वाइब्रेशन कॉज करता है। साउंड क्या है, एक डिस्टरबेंस है जो कि वाइब्रेशन कॉज करता है, और वो एक मीडियम से ट्रैवल करता है और पार्टिकल से नहीं ट्रैवल करता। किससे ट्रैवल करता है, मीडियम से ट्रैवल करता है। अब आता है साउंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव के फॉर्म में भी क्या करता है, आपको साउंड ट्रैवल करता है। वेव कैसा होता है, वेव ऐसा होता है, या फिर वेव कैसा हो सकता है, वेव आपका ऐसा ऐसा भी हो सकता है वेव, या फिर ऐसा ऐसा भी हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर सभी हम समझेंगे वेव कैसा कैसा होता है। हम समझते हैं क्या कि साउंड वेव के फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकता है। तो साउंड एज अ वेव क्या कैसे ट्रैवल करता है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम कैरिंग एनर्जी। वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जो कि एक मीडियम से ट्रैवल करता है एनर्जी को लेते हुए। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट। साउंड मैकेनिकल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है जो कि एक मीडियम रिक्वायर मांगता है, एक मीडियम उसको चलने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, साउंड एज अ वेव। एक वेव पहले समझते हैं, वेव क्या होता है, वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है जो कि किसी भी मीडियम से ट्रैवल करता है एनर्जी को लेते हुए। साउंड ट्रैवल करता है मैकेनिकल वेव के फॉर्म में, जो कि एक मीडियम उसको रिक्वायर्ड चाहिए। साउंड को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए उसको प्रोपगेट यानी चलने के लिए। द मैकेनिज्म अलाउज साउंड टू मूव एफिशिएंटली थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस इनेबलिंग अस टू हियर वाइब्रेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। जो मैकेनिज्म है वो साउंड को इनेबल करता है कि वो सॉलिड लिक्विड और गैस से ईजिली क्या कर पाए, ट्रैवल कर पाए, और जो वाइब्रेशन है वो अच्छे से अलग अलग सोर्स से आता है, तो ट्रैवल करता है सॉलिड लिक्विड और गैस से। तो हमने यहाँ पर क्या समझा, साउंड ट्रैवल करता है वेव के फॉर्म में। तो वेव क्या होता है, वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है जो कि किसी मीडियम से होता है वो, और वो मीडियम से कैसे होता है, वो एनर्जी के फॉर्म में होता है। साउंड क्या करता है, साउंड मैकेनिकल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है जो कि एक मीडियम मांगता है और प्रोपागेट करने के लिए। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें साउंड एफिशिएंटली फ्लो करता है सॉलिड लिक्विड और गैस से अलग अलग सोर्सेज से वाइब्रेशन को लेकर। तो ऐसे क्या करता है, ऐसे हमने समझ लिया क्या कि साउंड कैसे हमारा वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट आ जाता है वेव। वेव क्या होता है, दो टाइप के वेव होते हैं। पहले हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरे आपके हैं मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव आगे जाके क्लासिफाइड है ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ है मैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव है। तो आइए इसको समझ लेते हैं मैकेनिकल वेव को। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में पहले हम समझते हैं डिफरेंस। मैकेनिकल वेव क्या होता है, वेव दैट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव होता है जिसको एक मीडियम चाहिए प्रोपगेट यानी चलने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, एक ऐसा वेव जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए चलने के लिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, साउंड वेव, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर लाइट वेव हो जाएगा। कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। जो मैकेनिकल वेव होता है वो वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करता है, और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर जाता है। तो हमने अभी क्या समझा, मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव होता है जिसको मीडियम चाहिए चलने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए चलने के लिए। एग्जांपल हो जाएगा मैकेनिकल का साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लाइट वेव। मैकेनिकल वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल नहीं कर पाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रैवल कर पाता है। अब हम समझते हैं क्या मैकेनिकल वेव यानी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेट। जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर फॉर्म में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं या फिर ऑसिलेट करते हैं, जिसमें वेव क्या कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा होता है। यानी ट्रांसवर्स वेव आप सिंपली बोल सकते हैं ऐसा टाइप ऑफ वेव है जिसमें क्या करता है 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलरली ऐसे पार्टिकल क्या है, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, ऐसे करके क्या करता है पार्टिकल प्रोपागेट करता है। नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, ऐसे करके क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर प्रोपागेट करता है ट्रांसवर्स वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेट। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें जिस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपागेट वेव चल रहा है उसके पैरेलली क्या करता है पार्टिकल, क्या करता है, ऑसिलेट करता है या फिर वाइब्रेट करता है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, हियर क्रेस्ट यानी हाई पॉइंट और ट्रफ यानी कि लो पॉइंट। जो यहाँ पर ऊपर का पॉइंट दिख रहा है ना, उस ऊपर के पॉइंट को हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे का पॉइंट है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, हैज कंप्रेशन हायर प्रेशर रीजन एंड रेयर फ्रैक्शन लोअर प्रेशर रीजन। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना वो ऐसे ऐसे चलता है, कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। और जहाँ पे यहाँ पर जो प्रेशर, यहाँ पर देखिए प्रेशर एरिया ज़्यादा है ना, तो उस एरिया को हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा है
इसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। ये दोनों एरिया हमको लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखने को मिलता है और ट्रांसवर्स वेव में हमको क्या देखने को मिलता है, क्रेस्ट और ट्रफ। एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव का लाइट वेव हो जाएगा, वाटर वेव हो जाएगा, स्ट्रिंग का वेव हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल आपका हो जाएगा साउंड वेव, स्लिंकी का वेव हो जाएगा और सारे एग्जांपल हो जाएंगे। जो आपका ट्रांसवर्स वेव होता है वो एक मीडियम उसको चाहिए नहीं, यानी कि मीडियम के बिना भी आपका ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर सकता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हमेशा एक मीडियम रिक्वायर्ड चाहिए, जैसे कि एयर, वाटर और सॉलिड। जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसको मटेरियल मीडियम चाहिए पार्टिकल टू वाइब्रेट करने के लिए, उसको पार्टिकल चाहिए ट्रांसवर्स वेव के लिए। और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो उसको क्या चाहिए, मैकेनिकल, यानी कि वो उसको हमेशा क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। और उसका नेचर क्या होता है, मैकेनिकल नेचर में होता है, यानी कि उसको वाइब्रेट करने के लिए मीडियम चाहिए। जो मीडियम को पार्टिकल होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वो वाइब्रेट करेगा, तो आपका यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और ट्रांसवर्स में क्या होगा, ट्रांसवर्स में जो मीडियम का पार्टिकल है वो ज़रूर चाहिए वाइब्रेट करने के लिए। कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड यूजिंग रोप, यानी रस्सी का जो होता है ना उसको यूज़ करके हम इसको क्या कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम स्लिंकी को स्ट्रेच करके यूज़ कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटेड यानी हम अपने देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने यहाँ पर समझा ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिफरेंस। ट्रांसवर्स वेव ऐसा वेव होता है जो कि परपेंडिकुलर फॉर्म में, जिसके पार्टिकल परपेंडिकुलर फॉर्म में ट्रेवल करते हैं वेव के डायरेक्शन में। और लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसा वेव है जिसके पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन के पैरेलल फ्लो करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ट्रांसवर्स वेव में हमको क्रेस्ट और ट्रफ देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हो जाएगा लाइट वेव, वाटर वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल हो जाएगा हमारा साउंड वेव, वेव ऑफ स्लिंकी। ट्रांसवर्स वेव जो होता है उसको बिना मीडियम से भी ट्रैवल कर लेगा, और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसको एक मीडियम रिक्वायर चाहिए। जो ट्रांसवर्स वेव है वो मटेरियल मीडियम चाहिए उसको, जिसमें पार्टिकल चाहिए वाइब्रेट करने के लिए। जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो मैकेनिकल नेचर में होता है, जिसको वाइब्रेट करने के लिए मीडियम के पार्टिकल चाहिए। क्या चाहिए, इसमें मीडियम के पार्टिकल चाहिए। और ट्रांसवर्स में क्या चाहिए, पार्टिकल चाहिए वाइब्रेट करने के लिए। मीडियम का पार्टिकल जो रहेगा उसी को वाइब्रेट करवाएगा। इसको हम रस्सी के माध्यम से देख सकते हैं, इसको हम स्लिंकी के माध्यम से देख सकते हैं। क्लियर होगा आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ट्रांसवर्स में क्या होता है, 90 डिग्री में चलता है, और दो क्रेस्ट यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला कहलाता है क्रेस्ट और नीचे वाला कहलाता है आपका ट्रफ। और दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ, जो कि आगे पढ़ेंगे। और अब आते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमें यहाँ पर स्प्रिंग में देख रहे हैं, यानी जो इसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है और रेयरफैक्शन होता है। कंप्रेशन होता है और रेयरफैक्शन होता है, ऐसे कर क्या चलता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव चलता है। उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल आपको क्लियर होगा। अब आते हैं क्या, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में डिफरेंस समझ लेते हैं। क्या क्या डिफरेंस है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन है उसका डेफिनेशन क्या होता है, रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर। एक ऐसा रीजन जहाँ पे जो पार्टिकल है वो बहुत ही क्लोजली है, या फिर बोल सकते हैं जो स्प्रिंग में जो पार्टिकल होते हैं ना, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लोजली होते हैं, तो उस एरिया को बोलते हैं हम कंप्रेशन हो गया। और रेयरफैक्शन क्या हो जाएगा, रीजन वेयर द पार्टिकल आर स्प्रेड अपार्ट रिजल्टिंग इन द लो प्रेशर। रेयरफैक्शन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पार्टिकल क्लोजली नहीं है, यानी दूर दूर पार्टिकल है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। प्रेशर क्या होता है, कंप्रेशन में हाई प्रेशर होता है और रेयरफैक्शन में लो प्रेशर होता है। कंप्रेशन में हाई डेंसिटी होता है, रेयरफैक्शन में लो डेंसिटी होता है। कंप्रेशन में जो पार्टिकल अरेंज होता है ना वो टाइटली पैक होता है। रेयरफैक्शन में पार्टिकल जो होता है वो इधर उधर फैला होता है, स्प्रेड होता है। जो पार्टिकल है कंप्रेशन में वो ईच अदर, यानी जो पार्टिकल है ना वो एक साथ मूव करते हैं, अब एक दूसरे की तरफ, यानी इधर उधर मूव करते रहते हैं। पार्टिकल मूव टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के क्या अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव किए रहते हैं। और रेयरफैक्शन में क्या करता है, पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जाते हैं कंप्रेशन में, और रेयरफैक्शन में एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं पार्टिकल। कंप्रेशन में कहाँ जाते हैं, कंप्रेशन में एक दूसरे की तरफ जाते हैं, रेयरफैक्शन में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। कंप्रेशन में कब कंप्रेशन होता है, जब व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड पुशिंग पार्टिकल टुगेदर, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट दूर चला जाए
और पार्टिकल पास पास आ जाए तब आपका कंप्रेशन होगा। रेयरफेक्शन कब होगा? जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे आ जाए, यानी पीछे आ जाए और जो पार्टिकल है ना वो धक्का आगे आ रहे हैं, पार्टिकल आगे आ रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका रेयरफेक्शन हो रहा है। किस टाइप का वेव है कंप्रेशन में? कंप्रेशन में कब होता है? कंप्रेशन होता है जहाँ पे एनर्जी कंप्रेस हुई रहती है, और रेयरफेक्शन कब होता है? जहाँ पे एनर्जी स्प्रेड यानी फैली हुई रहती है। एग्जाम्पल कब हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा when a turning fork vibrate and compresses air in front of it। एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके सामने, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या? स्प्रिंग में आप यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए एक बार हम रिवाइज करते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है। कंप्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है? एक ऐसा रीजन जहाँ पे पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है। रेयरफेक्शन क्या होता है? एक ऐसा रीजन जहाँ पे पार्टिकल टाइटली पैक्ड है। कंप्रेशन में हाई प्रेशर होता है, रेयरफेक्शन में लो प्रेशर होता है। कंप्रेशन में हाई डेंसिटी होता है, रेयरफेक्शन में लो डेंसिटी होता है। कंप्रेशन में जो पार्टिकल होता है वो टाइटली पैक होता है, और रेयरफेक्शन में जो पार्टिकल होता है वो फैला हुआ होता है। कंप्रेशन में जो पार्टिकल होता है वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, रेयरफेक्शन में जो पार्टिकल होता है वो एक दूसरे के अपोजिट यानी अगेंस्ट मूव करते हैं। जो कंप्रेशन होता है वो तब होता है जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे चला जाए और जो पार्टिकल है ना वो एक साथ पीछे पीछे आए। रेयरफेक्शन तब होता है जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे चला जाए और जो पार्टिकल हैं वो आगे चले जाएं। कंप्रेशन एक ऐसा वेव है जहाँ पे एनर्जी कंप्रेस हो रही है, और रेयरफेक्शन एक ऐसा वेव है जहाँ पे एनर्जी स्प्रेड हो रही है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। साउंड वेव एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कब होता है उसका एग्जांपल आपको कब कैसे होता है वो आपको देखना है। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच कैन ट्रेवल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्योंकि जो मीडियम का पार्टिकल होता है वो वेव के पैरेलली क्या करता है? वाइब्रेट करता है। इस कारण क्या होता है? साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। When sound wave is produced, it causes the surrounding particle like air molecule to oscillate back and forth along the direction in which the wave is moving। जब साउंड वेव प्रोड्यूस होता है तो वो जो सराउंडिंग यानी कि उसके आसपास के जो पार्टिकल होते हैं जैसे कि एयर मॉलिक्यूल, उनको ऑसिलेट करवा देता है यानी वाइब्रेट करवा देता है आगे और पीछे। जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में वो क्या कर देता है? ऑसिलेट करवा देता है उनके आसपास के पार्टिकल्स को। दिस क्रिएट रीजन ऑफ कंप्रेशन where particle are close together or where particle are spread out यानी रेयरफेक्शन। These compression and rarefaction move together the medium transferring sound energy। जब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एक साथ जाते हैं तो ये बना देता है क्या? साउंड एनर्जी को मूवेबल यानी चलने योग्य। The sound wave are longitudinal because the particle motion, vibration and wave direction are aligned। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल का मोशन है वो एक अलाइंड वे में है, डायरेक्शन जो है वो एक डिफिनिट वेव है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा? साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कब होगा? साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव इसलिए है क्योंकि जो उसके पार्टिकल का डायरेक्शन है वो वेव के डायरेक्शन के पैरेलल है, इसलिए साउंड वेव क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो सराउंडिंग यानी जो उसके आसपास के जो पार्टिकल होंगे उसको भी ऑसिलेट करवाएगा, वाइब्रेट करवाएगा, जिस डायरेक्शन में वेव होगा उसी डायरेक्शन में। ये एक रीजन कंप्रेशन का बना देता है जहाँ पे पार्टिकल क्लोजली होते हैं, और रेयरफेक्शन का बना देता है जहाँ पे पार्टिकल स्प्रेड होते हैं। जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है ना वो मीडियम में साउंड एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। ऐसे करके जो साउंड वेव है वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आपने समझ लिया क्या? मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होता है? देखिए यहाँ पे एक आपके स्कूल में होगा, जब आप जाएंगे लैब में ना तो ये आपको मिलेगा। जब आप इसको क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं तो इसमें इसका निकलता है वेव निकलते हैं। वेव इस फॉर्म में निकलते हैं जिसमें आपको कंप्रेशन और रेयरफेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है? वाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव। क्यों साउंड वेव को हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं? रीजन देखिए क्या? A sound wave are called mechanical wave because they require a material medium like air, water or silver to travel through. They can't propagate in vacuum। साउंड वेव को हम मैकेनिकल वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको एक मीडियम रिक्वायरमेंट होता है इनको ट्रैवल करने के लिए, इसलिए हम साउंड वेव को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल ऑफ मीडियम कैसे होंगे? एयर हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, ऐसे करके मीडियम हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला क्या है? फ्रीक्वेंसी, दूसरा आपका एम्पलीट्यूड, तीसरा आपका है स्पीड। 3 कैरेक्टरिस्टिक को आपको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है फ्रीक्वेंसी। साउंड वेव का पहला कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं किससे, वी से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। इसको आपको लर्न कर लीजिएगा, वी से नहीं, हम इस साइन को क्या बोलते हैं जानते हैं, इस साइन को हम बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस साइन को हम बोलते हैं न्यू, या फिर हम इसको एफ से भी डिनोट कर सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी को। बस आपको इसका सिंबल याद रखना है, वी से, न्यू से या फिर एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। तो आइए फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन समझते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कंप्रेशन और रेयर रिफ्रैक्शन दैट पास अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड। जितने ऑसिलेशन यानी जितने बार क्या होता है वाइब्रेट करता है, यानी ऑसिलेशन का मतलब समझते हैं क्या, ऑसिलेशन का मतलब कि कंप्रेशन और रेयर रिफ्रैक्शन, यानी कि जो एक होता है ना, एक कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे आप देखिए, यानी कि जो एक वेव है, एक वेव का चक्कर जब कंप्लीट कर देता है तो उसको हम बोलते हैं एक ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, एक ऑसिलेशन। तो आइए समझते हैं क्या होता है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन यानी जितने ऑसिलेशन यानी कंप्रेशन और रेयर रिफ्रैक्शन पास करते हैं एक पॉइंट से 1 सेकंड में, तो उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि जितने कंप्रेशन और रेयर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट से 1 सेकंड में पास करेंगे उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज, जिसको डिनोट करते हैं एच जेड से। और रिलेटेड टू पिच ऑफ द साउंड, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो साउंड के पिच से रिलेटेड होता है। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स फ्रीक्वेंसी, कैसे ब्रेन फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच ज़्यादा होगा, यानी कि जो शार्प आवाज़ होगी ना वो ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल ऑफ वायलिन है जो हायर पिच ड्यू टू इट्स हायर फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू अ ड्रम। एक वॉल्यूम होता है वायलिन, उसका पिच ज़्यादा होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है ड्रम के कंपेरिजन में। तो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट से 1 सेकंड में होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज एच जेड। ये पिच ऑफ द साउंड से रिलेटेड होता है। जितना जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच क्या होगा, ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल आपने देख लिया। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या, when a sound wave propagate through a medium the density of a medium oscillate between maximum value compression and the minimum value rarefaction। जब साउंड वेव किसी भी मीडियम से चलता है तो जो डेंसिटी होता है मीडियम का वो ऑसिलेट करता है, यानी एक बार चक्कर लगाता है बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू के साथ जो क्या कंप्रेशन बोलते हैं, और कम वैल्यू के साथ जिसको हम बोलते हैं रेरिफैक्शन। The time taken for one complete oscillation from the maximum density to the minimum and back to maximum defines the time period t of a wave। जितना भी टाइम लगता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में ज़्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी तक, तो उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी कि हम यहाँ पे क्या समझे, इसमें इस पेज पर हमने क्या समझा है कि जो साउंड होता है उसको चलने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, और जो मीडियम का डेंसिटी है वो एक बार ऑसिलेट करता है मैक्सिमम वैल्यू यानी कंप्रेशन से रेरिफैक्शन तक। जब कंप्रेशन से रेरिफैक्शन तक जाएगा तो एक बार जो मीडियम का डेंसिटी है ना वो क्या करेगा, एक बार ऑसिलेट कर जाएगा जब वो कंप्रेशन से रेरिफैक्शन तक जाएगा। और जो टाइम लगता है कंप्लीट करने के लिए एक ऑसिलेशन, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। जो टी होता है यानी टाइम पीरियड होता है ना, टाइम अपॉन ऑसिलेशन होता है, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है टाइम कितने टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम, यानी कितना ऑसिलेशन लगा, कितना ऑसिलेशन एक कितने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो इसी से क्या आता है, इसी से हमारा एक रिलेशन आता है, इसी से एक रिलेशन आता है फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में क्या आता है, एक रिलेशन आता है, जो कि जो टाइम पीरियड है ना तो वो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी जो टाइम पीरियड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से, यानी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होगा, जब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। क्लियर होगा। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रिलेशन बताइए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, तो आपको यही फॉर्मूला लिख देना है, तो आपका रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है साउंड वेव का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यूरिंग द वेव ऑसिलेशन डिटरमाइंस लाउडनेस ऑफ द साउंड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है साउंड के पार्टिकल का, उसे ही हम बोलते हैं क्या, ऑसिलेशन। मान लीजिए आपका साउंड का पार्टिकल है वो मैक्सिमम क्या गया, इतना हाइट तक गया, तो इसी जो इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना तो उसी को बोलते हैं क्या, उसी को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और जो एम्पलीट्यूड होता है वो लाउडनेस ऑफ द साउंड को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। जो लाउडनेस क्या करता है, लाउडनेस को हम मेजर करते हैं रिस्पॉन्स टू द ईयर टू द साउंड। साउंड देखिए लाउडनेस को हम कैसे मेजर करते हैं, लाउडनेस
और मेजर करते हैं हमारे ईयर का क्या रिस्पॉन्स है साउंड की तरफ। यानी कि जब ज़्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा तो लाउडर साउंड रहेगा, और कम एम्पलीट्यूड रहेगा तो सॉफ्टर साउंड रहेगा, यानी कि कम साउंड यानी धीमे साउंड रहेगा। बिहेवियर क्या होता है, एज साउंड ट्रेवल अवे फ्रॉम द सोर्स इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस रिड्यूसिंग इट्स लाउडनेस। जब साउंड सोर्स से दूर जाता जाएगा तो उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, इसी के कारण जो लाउडनेस होता है वो कम होता जाता है। तो हमने यहाँ पर एम्पलीट्यूड के बारे में क्या समझा, एम्पलीट्यूड यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का एक पोजीशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, और एक वेव ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड लाउडनेस ऑफ द साउंड को डिटरमाइन करता है। लाउडनेस मेजर कैसे होता है, लाउडनेस मेजर होता है ईयर से साउंड के बीच में जो होता है क्या, उससे क्या होता है, ईयर का क्या रिस्पॉन्स है साउंड की तरफ, उससे हमारा लाउडनेस मेजर किया जाता है। ज़्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा तो ज़्यादा साउंड लाउडर रहेगा, जब कम एम्पलीट्यूड रहेगा तो साउंड सॉफ्टर रहेगा। जब साउंड दूर जाते जाएगा सोर्स से तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम होता जाएगा, और जो आपका लाउडनेस है वो भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है वेवलेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। यहाँ पे एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं, तो वेवलेंथ आ जाता है जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर आप बोल सकते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोल देंगे वेवलेंथ है। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, इसका सिंबल होता है लैम्बडा। और जो वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ इज द फिजिकल डिस्टेंस ओवर द वेव पैटर्न रिपीट्स। वेवलेंथ फिजिकल डिस्टेंस होता है वेव के बीच में। एग्जाम्पल, अगर कोई साउंड वेव ईयर के सहारे मूव कर रहा है तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, या फिर जो एक रेयर फ्रैक्शन और दूसरे रेयर फ्रैक्शन का जो बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसी को हम बोलते हैं क्या, वेवलेंथ। तो हमने यहाँ पर वेवलेंथ के बारे में क्या समझा, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ डिस्टेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव यानी दो आसपास के कंपैरिजन के बीच में और दो आसपास के रिफ्रैक्शन के बीच में, उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। का यूनिट होता है मीटर, वेवलेंथ का डिनोटेशन होता है लैम्बडा से। समझ लिया हमने यहाँ पर वेवलेंथ को। नेक्स्ट आ जाता है स्पीड ऑफ द साउंड वेव, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना साउंड वेव डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसी को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ द साउंड वेव। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड है। फैक्टर क्या अफेक्ट करता है स्पीड को, आइए समझ लेते हैं। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसा आपका नेचर का मीडियम का जो नेचर होगा, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस होगा, वो फैक्टर अफेक्ट करेगा स्पीड, साउंड के स्पीड को। इंक्रीज विथ टेम्परेचर एंड डेंसिटी, जब मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा देंगे या फिर डेंसिटी बढ़ा देंगे तो आपका क्या होगा, स्पीड क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इंक्रीज विथ टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये आपने समझ लिया। एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे, जो साउंड है वो फास्टर ट्रैवल करता है सॉलिड में, और गैस में क्या करता है, धीमे ट्रैवल करता है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने यहाँ पर समझा स्पीड ऑफ द साउंड वेव। स्पीड ऑफ द साउंड वेव क्या होता है, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है साउंड वेव पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ टाइम वेव। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो इससे पहला होता है नेचर ऑफ द मीडियम, दूसरा होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे या फिर डेंसिटी बढ़ा देंगे मीडियम का तब, और तीसरा हमने यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लिया कि सॉलिड में साउंड वेव तेज होता है और गैस में कम होता है। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में साउंड वेव का अलग अलग क्या होता है, स्पीड होता है। आइए समझ लेते हैं। साउंड प्रोपगेट्स एट द फाइनाइट स्पीड विच इज मच स्लोअर देन इट्स स्पीड ऑफ लाइट। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई थंडर इज हियर्ड आफ्टर लिसनिंग इन सीन। जो साउंड होता है वो फाइनाइट स्पीड से क्या करता है, ट्रैवल करता है, फिर प्रोपगेट करता है, जो कि ज़्यादा धीमे होता है स्पीड के लाइट से। लाइट का जो स्पीड है वो क्या होता है, कम होता है, लाइट की स्पीड से कम होता है आपका साउंड का स्पीड। जो क्या बताता है, जो बताता है कि जो थंडर आने वाला है, जो थंडर का स्पीड है वो हम क्या करते हैं, सुन लेते हैं देखने से पहले। समझ आ गया। यहाँ पर साउंड का जो स्पीड है अलग अलग मीडियम में कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या है, द स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड इट्स टेम्परेचर। जो साउंड का स्पीड है वो डिपेंड करते हैं प्रॉपर्टी, मीडियम का क्या क्या प्रॉपर्टी है, और मीडियम में टेम्परेचर बढ़ने या फिर घटने पर डिपेंड करता है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड, स्लोअर इन लिक्विड एंड स्लोवेस्ट इन गैस।
जो साउंड है सबसे तेज़ सॉलिड में जाता है, उससे कम लिक्विड में जाता है और सबसे धीमे गैस में जाता है। एज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द साउंड ऑल्सो इंक्रीजेज। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मीडियम का तो जो साउंड का स्पीड है ना वो भी बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, अगर साउंड जो है वो एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकंड में जाता है, तो वही 22 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकंड पे जाएगा। यहाँ पे कुछ मटेरियल के नाम दिए गए हैं, इसको आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, यानी अलग अलग मीडियम में साउंड का अलग अलग क्या होता है, स्पीड होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही 3 पॉइंट याद रखना है, 3 पॉइंट के बाद कुछ नहीं याद रखना है, इसको आप स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है आपका रिलेशन बिटवीन लैम्डा वी एंड फ्रीक्वेंसी, यानी लैम्डा यानी वेवलेंथ, वी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। वी नो दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अ पॉइंट ऑन साउंड वेव सच एज कंप्रेशन और रेडिफैक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो साउंड का स्पीड होता है वो पॉइंट के डिस्टेंस से डिफाइंड होता है, और साउंड का जो वेव होता है वो कंप्रेशन और रेडिफैक्शन से ट्रेवल करता है हर एक टाइम में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड का जो फॉर्मूला आ जाएगा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, डिस्टेंस को हम मानते हैं वेवलेंथ है, यानी कि जो स्पीड होता है यानी वी होता है जो, वो वेवलेंथ अपॉन टाइम यानी कि लैम्डा अपॉन टाइम हो जाता है। पहला रिलेशन क्या आ गया, लैम्डा अपॉन टाइम। दूसरा रिलेशन आपने क्या समझा था, दूसरा रिलेशन आपने फ्रीक्वेंसी का समझा था। पहले ही क्या था फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, 1/t यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का था। जब इन दोनों को सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन में, तो आपका यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली यहाँ पर स्पीड ऑफ द साउंड आ जाएगा क्या, लैम्डा वी। स्पीड ऑफ द साउंड इज इक्वल टू लैम्डा न्यू आ जाएगा, लैम्डा न्यू। स्पीड ऑफ द साउंड क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी आ जाएगा स्पीड ऑफ द साउंड। यही क्या है, फाइनल रिलेशन है। यानी कि जो साउंड है ना, साउंड का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन में उसका स्पीड होता है। क्लियर हो गया होगा आपको, यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं इफेक्ट ऑफ द साउंड डेंसिटी पे क्या इफेक्ट करता है, यहाँ पर प्रेशर पे क्या इफेक्ट करता है, और ग्राफ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पे जो कि हमने पहले से ही देखते आए हैं, लेकिन आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कंप्रेशन क्या होता है। कंप्रेशन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे पार्टिकल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी होती है, यानी कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी और प्रेशर ज़्यादा होता है। रेडिफैक्शन क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे पार्टिकल फैले हुए होते हैं, यानी स्प्रेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर कम होता है। इसको हम वेव ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेडिफैक्शन या फिर साउंड वेव के बीच में क्या क्या होता है, डिस्टेंस होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कितने बार साउंड वेव कंप्लीट हुआ है पर यूनिट टाइम में, एक फिक्स पॉइंट से कितना हुआ है उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, जितना टाइम लगा है एक साउंड वेव को कंप्लीट करने में, उसी को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये टर्म्स हमने नहीं पढ़ा है, तो आइए इन टर्म्स को हम डिटेल में समझते हैं। यानी पहला टर्म क्या है, पहला टर्म आपका है पिच। क्या होता है पिच, सिंपली आप समझ लीजिए क्या, हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, हायर फ्रीक्वेंसी रिजल्ट इन द हायर पिच। हमारा जो दिमाग होता है ना, ब्रेन होता है, वो फ्रीक्वेंसी जो साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे देखता है, उसी को हम बोलते हैं पिच। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज़्यादा पिच रहेगा, यानी शार्प होगी, यानी जो आपकी साउंड होगा ना वो साउंड शार्प होगा, उतना ही ज़्यादा श्रिल होगा। लाउडनेस की बात करते हैं, लाउडनेस क्या होता है, द मेजर ऑफ द ईयर्स रिस्पॉन्स टू साउंड। जो भी आपका ईयर है वो रिस्पॉन्स करता है साउंड की तरफ, उसी को हम बोलते हैं क्या, लाउडनेस। ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे और वेव पे। वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उस पर डिपेंड करता है, जितना ही साउंड लाउडर होगा तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और एनर्जी भी। इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकंड। एक सेकंड में जितना भी साउंड का एनर्जी पास करता है एक यूनिट एरिया से, उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि ह्यूमन के परसेप्शन से इंडिपेंडेंट है। स्पीड ऑफ द साउंड आपने पहले ही देख लिया है। अब आते हैं ट्रफ और क्रेस्ट। आप जानते हैं ट्रफ क्या होता है, ट्रफ नीचे वाला एरिया होता है ग्राफ का, और क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट ऊपर वाला एरिया होता है। मैकेनिकल वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव की बात करते हैं, एक ऐसा वेव है जहाँ पे क्या होता है साउंड रिक्वायर करता है एक मीडियम को, तो उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। अबे यार पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो हम 3 इंपॉर्टेंट टर्म थे, पहला पिच था, दूसरा लाउडनेस था, तीसरा इंटेंसिटी था। इन तीनों को समझ लिया। पिच क्या होता है, ज़्यादा आपका क्या रहता है, ज़्यादा आपका
जितना फ्रीक्वेंसी रहता है उस नई पिच रहता है, यानी सिरिलनेस ऑफ द साउंड। लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस यानी एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा तो लाउडनेस ज़्यादा रहेगा। इंटेंसिटी यानी पर यूनिट एरिया में कितना, पर यूनिट एरिया में पर सेकंड में कितना आपका साउंड वेव पास किया है, उसी को हम बोलेंगे इंटेंसिटी। अब आते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका है सुपरसोनिक स्पीड एंड सोनिक बॉम्ब। सुपरसोनिक स्पीड एंड सोनिक बॉम्ब, आइए इनका डेफिनेशन समझते हैं। सुपरसोनिक स्पीड क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से तेज जाता है जिसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बुलेट, यानी जब बंदूक में से गोली निकलती है ना तो साउंड के स्पीड से भी तेज जाती है। सोनिक बूम की बात करते हैं, अ शार्प एंड लाउड साउंड प्रोड्यूस व्हेन अ सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जनरेट अ शॉक वेव इन एयर। एक शार्प सी और लाउड सी साउंड जब सुपरसोनिक प्रोड्यूस होता है तब जो निकलता है उसी को बोलते हैं सोनिक बूम। यानी जब आप बंदूक की गोली निकलती है ना तो एक आवाज़ आता है ना, उसी को बोलते हैं हम सोनिक बूम। दिस शॉक वेव कैरी सिग्निफिकेंट एनर्जी, इसके पास क्या होता है, कुछ एनर्जी होता है, इंटेंस एयर होता है, एयर प्रेशर होता है। इफेक्ट क्या होता है इसका, ग्लास पे क्या होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है, ग्लास फूट जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आइए रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड को समझ लेते हैं। लाइक लाइट साउंड ऑल्सो बाउंसेस बैक व्हेन इट फॉल ऑन अ हार्ड सरफेस, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। लाइट के जैसे ही जो साउंड होता है ना वो जो हार्ड सरफेस पे पड़ता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। यानी बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड व्हेन इट पास थ्रू द हार्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। जब साउंड किसी भी हार्ड सरफेस पे टकराएगा जब वो बाउंस बैक हो जाएगा तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ऑल्सो अप्लीकेबल टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझा था ना वो वही क्या था, साउंड पे भी अप्लाई हो जाता है। यानी कि जो इंसिडेंट साउंड वेव रहेगा, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव रहेगा, और जो नॉर्मल रहेगा वो सेम प्लेन पे लाई करेगा। दूसरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल रहेगा। तो आपको दिख रहा होगा साउंड वेव आ रहा है, साउंड वेव आ रहा है और यहाँ पर एक नॉर्मल बना है और साउंड वेव फिर रिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये एक ही प्लेन पे रहता है और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दोनों सेम होता है। तो अब आ जाते हैं इको पे। इको क्या होता है, द फेनोमेनन वेयर अ साउंड प्रोड्यूस इज हियर्ड अगेन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एन इको। एक ऐसा फेनोमेना जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है और सुनते हैं हम लोग दोबारा दोबारा हमारे कानों में आता है। यानी कि एक बार साउंड प्रोड्यूस हुआ और फिर बार बार वो हमारे कानों में आने लगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इको। एक किस कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है। जो इको होता है वो क्लियर साउंड आता है, यानी एक बार क्लियर किया फिर दूसरा जो क्लियर साउंड आएगा वो थोड़ा सा धीमी आएगा, उसके बाद फिर से आएगा, ऐसे करके आता रहता है। तो इको में क्या रखना है, टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको साउंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी 0.1 सेकेंड एज द साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन टू अबाउट 0.1 सेकेंड द मिनिमम डिस्टेंस। आपको ऐसा नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि जो इको होने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, यानी कि आपको अगर इको करवाना है तो आपके पास एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए जो कि 17.2 मीटर दूर होना चाहिए आपसे। तब क्या होगा, इको होगा। इको यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से दोबारा हमारे कानों में फिर से वही साउंड का आता है, सुनाई देता है और वो क्लियर साउंड होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इको। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन एक ऐसा परसिस्टेंट होता है साउंड का जो कि रिपीटेड फॉर्म में आता है, जो कि कम्प्लीटली साउंड नहीं आता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है साउंड रिफ्लेक्शन का जो कि रिपीटेड फॉर्म में नहीं आता, रिपीटेड फॉर्म में आता है। यानी कि अगर आपने कोई भी साउंड बोला तो उसके पीछे का जो पार्ट होगा ना वो बार बार आपके कानों में सुनाई देगा, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन आपको समझ आ गया क्या, यही होता है क्या रिवर्बरेशन। ये कब होता है, जब साउंड कंटिन्यू करता है ईयर ऑन द सोर्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग। जब जो सोर्स होता है ना वो साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देता है तब आपका रिवर्बरेशन होता है। यही था रिवर्बरेशन में। पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हैं या फिर आप पढ़ सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्या नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का वो कैसे होता है, यूजेस क्या है इसका। तो पहला यूज है मेगाफोन में। किसमें, मेगाफोन में, हॉर्न्स में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज है। तो डिवाइस लाइक मेगाफोन, हॉर्न एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रम्पेट्स
एंड शहनाइज आर डिज़ाइन टू फोकस साउंड एज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये सारे डिवाइस क्या किए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं कि साउंड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोकस किया जाए। दिस डिवाइसेस यूज अ ट्यूब विथ अ कॉनिकल ओपनिंग टू रिफ्लेक्ट साउंड वेव सक्सेसिवली गाइडिंग मोस्ट ऑफ द साउंड एनर्जी फॉरवर्ड विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शन। ये कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इनके पास क्या होता है, कॉनिकल फॉर्म में क्या होता है, इसका ओपनिंग होता है जिससे साउंड क्या होता है, टकराता है और रिफ्लेक्ट करता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में और फोकस करता है वहीं पे। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेथोस्कोप, जो कि डॉक्टर के पास देखने को मिलता है। एक ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है कि साउंड को सुनने के लिए, जो कि हार्ट बीट से जैसे हो जाए या फिर लंग्स के साउंड हो गए, उसको सुनने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप को। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि स्टेथोस्कोप क्या करता है। स्टेथोस्कोप में क्या होता है, इन स्टेथोस्कोप साउंड वेव आर ट्रांसमिटेड टू द डॉक्टर्स ईयर थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड विद इन द ट्यूब। उस ट्यूब के बीच में जो साउंड होता है ना, वो कई बार रिफ्लेक्ट होता है, कई बार क्या होता है, कई बार रिफ्लेक्ट होता है साउंड। इससे क्या होता है आपका, यहाँ पर डॉक्टर के पास, डॉक्टर के कानों में साउंड चला जाता है। अब आता है क्या, एकॉस्टिक डिज़ाइन ऑफ हॉल। जो आपकी हॉल बनी होती हैं, कहाँ पे, जो आपके सिनेमा में हॉल बनी होती हैं, उनका जो जो छत होता है ना, उसका डिजाइनिंग भी कुछ अलग होता है क्योंकि साउंड का रिवर्बरेशन ना हो। द सीलिंग ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड सिनेमा हॉल आर ऑफन कर्व्ड टू इंश्योर दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेस ऑल पार्ट ऑफ द स्पेस यूनिफॉर्मली। जो सीलिंग होता है वो कैसे बनाया जाता है, कर्व फॉर्म में बनाया जाता है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन के बाद जो सारा साउंड हो वो यूनिफॉर्म फॉर्म में सबके पास जाए। Sometime a sound board is placed behind the stage to reflect sound evenly across with of the hall, enhancing sound distributing for these audience। जो साउंड बोर्ड होता है ना, वो स्टेज के बगल में रखा जाता है कि जो कि रिफ्लेक्ट करता है साउंड को हॉल के और एक पार्ट तक, यही क्या था, ऑडियंस तक पहुंच जाए। नेक्स्ट आता है आपका क्या, रेंज ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्या, रेंज ऑफ हियरिंग। इसमें पहला क्या है, ऑडिबल रेंज, यानी जो हम सुन सकते हैं। तो ऑडिबल रेंज क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या होता है, ऑडिबल रेंज होता है। ये इक्वल नहीं होता है, हर जानवर में अलग अलग होता है। यही कि आपका ऑडिबल रेंज है जो कि हमको सुनाई देती है। दूसरा आपका आता है इन ऑडिबल रेंज। इन ऑडिबल रेंज में दो टॉपिक आता है, पहला इंफ्रासाउंड, दूसरा अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड यानी जो साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे की है वो, उसको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड, और जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, जो कि ह्यूमन को नहीं सुनाई देता है और कुछ एनिमल्स को सुनाई दे देता है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, अप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कहाँ का अप्लीकेबल है, क्लीनिंग में। Cleans here to reach areas like spiral tubes, odd shaped part and electronic component। क्या क्लीनिंग में कैसे यूज हो जाता है, ये सुनने के लिए यूज किया जाता है कि कुछ स्पाइरल ट्यूब यानी जो कुछ घुमावदार ट्यूब होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में भी यूज किया जाता है क्लीनिंग में अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक वेव डिटैच डस्ट ग्रेसेस एंड डॉट द क्लीनिंग सॉल्यूशन। क्लीनिंग में ऐसे करके यूज किया जाता है। दूसरा आपका क्या आता है, फ्लॉ डिटेक्शन। फ्लॉ डिटेक्शन में क्या होता है, डिटेक्ट क्रैक एंड डिफेक्ट इन द मेटल। में जो मेटल्स में क्रैक्स होते हैं या फिर डिफेक्ट होते हैं उसको डिटेक्ट करता है। अल्ट्रासाउंड क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, प्रेजेंस को इंडिकेट करके। क्या करता है, अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो जाता है, प्रेजेंस को इंडिकेट करके। क्लियर होगा आपको, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़े नहीं है। तो आइए मेडिकल में क्या यूज होता है, अल्ट्रासाउंड का मेडिकल में क्या यूज होता है। इकोकार्डियोग्राफी में यूज़ किया जाता है, मेडिकल में इकोकार्डियोग्राफी में यूज़ किया जाता है। किसमें, इकोकार्डियोग्राफी में, मेडिकल्स में यूज़ किया जाता है अल्ट्रासाउंड को। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम हार्ट पार्ट टू क्रिएट इमेज ऑफ द हार्ट। हार्ट पार्ट से अल्ट्रासाउंड को रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिससे क्या बनता है, जिससे हार्ट का एक इमेज बनता है। नेक्स्ट आता है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड इसी को बोलते हैं हम, अल्ट्रासोनोग्राफी को। जनरेट इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन का इमेज जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है इसको, जैसे कि किडनी, गॉल ब्लैडर का। यूज टू डिटेक्ट स्टोन्स, जो आपके ट्यूमर हो जाता है, स्टोन हो जाता है किडनी में, और सारे एबनॉर्मेलिटी जो कि ऑर्गन्स में होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये हेल्प करता है कि हम फीटल डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी की दूरी में फीटल डेवलपमेंट को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है किडनी स्टोन में हम यूज़ करते हैं क्या, किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड को पास करवाते हैं। तो ऐसे करके मेडिकल का एप्लीकेशन है कुछ।
अब आ जाते हैं एडवांटेज ओवर ऑर्डिनरी साउंड। एडवांटेजेस ओवर ऑर्डिनरी साउंड के ऊपर क्या क्या एडवांटेजेस है। लॉन्गर वेवलेंथ साउंड बैंड अराउंड द डिफेक्ट्स इन द अनसुटेबल फॉर द प्रिसाइज डिटेक्शन। जिन साउंड का वेवलेंथ ज़्यादा है वो बैंड हो जाते हैं, जो यहाँ पे क्या होता है डिफेक्ट्स होते हैं। अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड करता है, अल्ट्रासाउंड क्या देता है, क्लियर रिलायबल रिजल्ट देता है इंडस्ट्रीज में और मेडिकल्स में। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि जो स्पीड का साउंड का स्पीड होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस में एक अलग अलग होता है। तो यही आंसर आपके सामने है, क्योंकि जो सॉलिड में फास्ट होता है, लिक्विड में स्लो होता है, गैस में स्लोएस्ट होता है। सारा इन सब का आंसर आपके नोट्स में मिल जाएगा। डिफरेंस लिखना है इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड में। तो इंफ्रासाउंड क्या होता है, जो कि 20 हर्ट्ज से कम होता है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। सर आप लिख देंगे क्योंकि नोट्स में आपके हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्या, सोनार सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम स्टैंड करते हैं क्या, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है। तो सोनार एक ऐसा टेक्निक है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव को मेजर करने की, अल्ट्रासोनिक वेव को मेजर करता है डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस में, डायरेक्शन में, जो कि पानी के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं। सोनार कैसे वर्क करता है, इसमें होता है ट्रांसमीटर लगा होता है, डिटेक्टर लगा होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट करता है। डिटेक्टर क्या करता है, जो दोबारा रिफ्लेक्ट आती है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। सोनार सिस्टम में प्रोसेस क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है वाटर से, और जो वेव रिफ्लेक्ट बैक आती है ऑब्जेक्ट से टकरा के उसको पानी में क्या किया जाता है, उससे पता चल जाता है कि पानी में क्या है, कुछ दबा हुआ है, कुछ ऑब्स्टेकल है। द डिटेक्टर कैप्चर दिस रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेवल टाइम इन एनालाइज टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो डिटेक्टर होता है वो इन रिफ्लेक्टेड वेव को कैप्चर करके बता देता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। इसका फॉर्मूला आपके सामने है, जिसको आपको लॉरे नहीं करना है। क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, पर्सन क्लैप्ड, पर्सन ने ताली बजाई, उससे इको आया 5 सेकंड में। पर्सन स्पीड ऑफ द साउंड वी क्या है, वी आपको दिया गया, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन आपके सामने गिवन है। ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने गिवन है। और इसी के साथ सारा कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। जो भी कॉन्सेप्ट था आपके साउंड चैप्टर में वो सारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और साउंड चैप्टर आपको क्लियर होगा, क्योंकि अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, 9th का फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जो टॉपिक मैंने फर्स्ट पढ़ाए हैं, क्योंकि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने डिटेल्ड में पढ़ाया है। जो नोट्स आपको मिले, नोट्स बहुत ही डिटेलिंग नोट्स हैं, इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।